এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক নেৰামেকৰ পৰিচালন সঞ্চালক অৱসৰপ্ৰাপ্ত কমোডৰ ৰাজীৱ অশোকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। আকাশবাণীৰ সমূহ শ্ৰোতাকে আজিৰ চলন্তিকা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। আজি আমাৰ সৈতে টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছে নেৰামেকৰ MD কমোডৰ ৰাজীৱ অশোক ৰিটায়াৰ্ড। আমি শ্ৰীযুত अशोक डांगोर सहित नेरामेक संदर्भत किसी कथा पातिम। सर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानस, मुझे बुलाने के लिए आज। जी सर, पहले ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप नेरामेक को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ नेरामेक? आप अगर ये बताइए कि आपका मैंडेट क्या है नेरामेक के लिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होगी बोलने में कि मुझे हाल ही में 1 साल कंप्लीट हुआ है। 3 जुलाई को जी, कांग्रेचुलेशंस हुआ है। थैंक यू। नेरामेक बेसिकली सेटअप किया गया था 1982 में एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एंड अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज डोनर। हमारा बेसिक मैंडेट जो है वो एग्री हॉर्टी सेक्टर से रिलेटेड है, और हमारा जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम वाइब्रेंसी लेके आए एग्री हॉर्टी सेक्टर के मार्केट में। नाउ इसमें हम अलग अलग तरीके से ये चीज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सेल्स में कर सकते हैं, चाहे वो बल्क सेल्स हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड करके रिटेल सेल्स हो। नहीं तो हम प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में जैसे कि कोल्ड चेन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गया। मान लीजिए अभी हमको डेयरी एंड फिशरी में भी मैंडेट है, तो मान लीजिए डेयरी फार्म सेटअप का है, मल्टी लेयर्ड फार्मिंग का है, तो इन चीज के प्रोजेक्ट्स भी हम सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्किल ट्रेनिंग भी करते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग की स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर की स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, नहीं तो रबर जो ग्रोवर्स हैं उनको भी हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये मेन जो हमारे वर्टिकल्स हैं वो ये वर्टिकल जी। अगर क्योंकि आपने अभी बताया कि आपका 1 साल यहाँ पूरा हो चुका है, तो पिछले 1 और 2 साल में नेरामेक का अगर मेजर सक्सेस के बारे में हम जानना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? हमने पिछले 1 साल का तो बता सकता हूँ और अच्छे से। इसमें हमने क्या किया है, हम बहुत ही दैट वे प्रिविलेज्ड हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में हमको उनके फ्लैगशिप स्कीम में हमको सेलेक्ट किया है एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो 10,000 FPO स्कीम है भारतीय सरकार का, उसमें हम लोग शामिल हैं। और हमारे पास 255 FPO मिले हैं नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म करने के लिए, तो और सभी स्टेट्स के 8 स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट हमारा प्रेजेंस है। तो इससे हमारा 2 तरह से एडवांटेज हुआ है। एक तो हम डायरेक्टली फार्मर से लिंक में आ गए हैं, उससे हमको उनका ऑन ग्राउंड रिक्वायरमेंट्स क्या है हर एक स्टेट में आराम से पता लग जाता है, और हम उनको डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के कन्वर्जेंसेस हैं वो हम लेके आ सकते हैं। दूसरा चीज एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा जो रीच है और हमारा जो नेरामेक का जो नाम है वो सभी जगह उस वजह से स्प्रेड हो गया है, और उसकी वजह से हमको जो दूसरे बिजनेसेस हैं और रिकग्निशन है उससे फायदा हो रहा है हमको। तो इस तरह से दुगना फायदा हो रहा है हमको इस चीज में जुड़ने की वजह से। दूसरा जो चीज हमने जो अचीव किया है, आई थिंक वो स्किल ट्रेनिंग में अचीव किया है। नेरामेक इनफैक्ट 8 महीने से पहले बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हैं स्किल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था, बट हम लास्ट 8-9 महीने में हमने स्किल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि स्किल इंडिया के चलते भी भारतीय सरकार का भी यही फोकस रहा है। तो हमने भी सोचा हमको अलाइन करना चाहिए उसमें, और क्योंकि हमारा इतने लोगों के साथ रीच है तो हम ये स्किल ट्रेनिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनके फायदे के लिए, और हमारे लिए भी आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हमने ये एरिया में काफी फोकस किया है, और इस एरिया में काफी काम भी किया है हमने। जैसे मैंने पहले बताया, फूड सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमारा MOU है और हम काम करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमारा MOU है, और रबर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमारा MOU है, जिसकी वजह से हमको काम मिलता है। तो इन एरियाज में हमने काफी कुछ अचीव किया है। और हाल ही में एक मेजर जो एडवांटेज हमको मिला है, क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्री ने भी देखा है कि हम काम कर रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो मैंडेट है वो फिशरी और डेयरी में भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि हम जहां भी जा रहे थे, जिस भी फार्मिंग कम्युनिटी से मिलते थे, वो लोग यही बोलते थे कि हमको असिस्टेंस एग्रीकल्चर में तो चाहिए ही चाहिए, बट हम चाह रहे हैं कि आप फिशरी और डेयरी में भी हमारी मदद करें, क्योंकि वही फार्मर्स इन चीजों में भी इन्वॉल्व हैं। तो मुझे तब लगता था कि हम थोड़े हैंडीकैप्ड हैं और हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था मिनिस्ट्री से कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाएं, और
कॉर्पोरेशन को थोड़ा उस एरिया में भी काम करने दें। तो वो अभी अप्रूवल हाल ही में आ चुका है। इनफैक्ट सभी स्टेट्स ने भी हमको सपोर्ट किया है इसके डिसीजन में, और क्योंकि सेंटर ने स्टेट से पूछा था कि हम वो चाह रहे हैं कि हम करें या ना करें, तो सभी स्टेट्स ने भी बोला था कि अच्छा रहेगा अगर मेरामेट करेगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस एरिया में हम अभी जल्द ही काम शुरू कर सकते हैं जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो एग्री सेक्टर में यहाँ पे वेराइटीज काफी है, तो उस वेराइटीज का एक फायदा है कि जीआई टैग, अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके अंदर में 12-13 इतने प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग जिन्हें अभी तक मिल चुके हैं। मैं दो चीज इसमें आपसे जोड़ना चाहूंगा। एक, जीआई टैग का हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स तक क्या पहुंचते हैं प्रोडक्ट के लिए। सेकेंडली, और किन किन चीजों को आप जीआई टैग में जोड़ना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं इसको हमारे अचीवमेंट्स में भूल गया था बताना। तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया है। अभी जीआई का ये है, देखिए जैसे कि सभी जानते हैं कि जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट का यूनिकनेस को कैप्चर करता है। तो जैसे आपका जोहा राइस हो गया, आपका त्रिपुरा पाइनएप्पल हो गया, तो क्वीन पाइनएप्पल, तो वो अगर आप त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल बोल के बेचें तो लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन दिखा ना सकें जीआई के चलते। अब इसमें क्या होता है कि जीआई सर्टिफिकेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि जीआई सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है ना। जो जीआई रजिस्ट्री है इंडिया का, वो चेन्नई में बैठता है, और काफी इनका प्रोसीजर बहुत स्ट्रिंजेंट है और बड़ा सिस्टमैटिक है। तो करीबन 1.5 साल लग जाते हैं किसी भी चीज को आप शुरू करें जीआई सर्टिफिकेशन के लिए, और जीआई सर्टिफिकेट मिलने में करीबन 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो पूरे उसके हिस्ट्री में जाते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि ग्रोअर्स कौन है, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप गलती से भी कोई गलत चीज को जीआई ना सर्टिफाई करा दें, क्योंकि कल को फिर इट विल नॉट लुक वेरी नाइस इन द वर्ल्ड सिनेरियो में, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि सारे ये चीजें ध्यान से वो एक बार तसल्ली से देख लें, और जब वो श्योर हैं कि ये सब ये वैलिड है तो वो जीआई सर्टिफिकेशन इश्यू करें। इस तरह से चलते हमने 13 प्रोडक्ट्स का हमने फैसिलिटेट कराया है स्टेट्स को जीआई सर्टिफिकेशन। अभी 7 का और चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल बिगिनिंग तक हमको 7 और का मिल जाना चाहिए। नाउ इसमें दूसरा स्टेप जो आता है वो है यूजर ऑथराइजेशन। नाउ उसका प्रॉब्लम जीआई का अभी तक क्यों मोनेटाइज अच्छे से नहीं हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए कायदे से, क्योंकि लोगों का इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। यूजर ऑथराइजेशन जो होता है वो ये है कि बेसिकली जो जीआई सर्टिफिकेट है वो तो है, बट अगर आपके पास जीआई सर्टिफिकेट है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उस सर्टिफिकेट को यूज करके सामान बेच सकता है। आपको जिस एजेंसी ने जीआई सर्टिफाई कराया है उससे आपको एनओसी लेना पड़ता है, और क्योंकि वो एजेंसी मेक श्योर करेगी कि आप ओरिजिनल ऑथेंटिक उसके या तो प्रोडक्शन में है, अगर प्रोसेस फूड है, या फिर अगर फार्मर हैं तो आप उसको उगाते हैं, और वो उसी रीजन से है जहां से जीआई सर्टिफिकेट ज्योग्राफी अप्रूव्ड है। तो ये चीजें देख के यूजर ऑथराइजेशन मिलता है। ये दोनों मिलने के बाद आप फिर इसको आप अपना इसके ऊपर क्यूआर कोड लगा सकते हैं या जीआई का स्टिकर लगा सकते हैं, या जिस तरह से भी करना चाहें उसको आप प्रेजेंट करके उसको आप सेल कर सकते हैं। अब इसमें कस्टमर का भी रोल आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और आप बोले मुझे पाइनएप्पल खाना है, और आपको पता नहीं कौन सा क्या पाइनएप्पल होता है, तो कोई भी पाइनएप्पल आ जाता है आप खा लेते हैं। बट अगर आप जानते हैं कि आप त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल खाना चाहते हैं और वो बहुत मीठा है और बहुत अच्छा है, तो उस टाइम आप बोलेंगे कि मुझे त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल चाहिए। तब ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं और से केरला से उठा के बोल दे ये त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल है, आपको दे दे, बट अगर उसमें जीआई सर्टिफाइड स्टिकर लगा होगा तो उसी में लगा सकता है, और वही आदमी लगा सकता है जो कि त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल दे रहा है। तो वो जीआई नंबर के साथ उसको सर्टिफिकेशन के साथ वो स्टिकर लगा के आपको देगा। तो एज अ कंज्यूमर आपको मालूम है कि आपके पास ऑथेंटिक सामान आया है, एंड एज अ बायर यू कैन डिमांड अ लिटिल हायर प्राइस फ्रॉम हिम। थोड़ा सा ज्यादा पैसा आप मांग सकते हैं उससे, क्योंकि आपको मालूम है आप ऑथेंटिक सामान उसके पास पहुंचा रहे हैं, और उस आदमी को और या औरत को उसको कदर है उस चीज। तो ये थोड़ा सा इस रेवोल्यूशन को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसमें जुड़े हुए हैं, और इनफैक्ट भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है इस पर, और हम लोग भी अपनी तरफ से जितना कर सकें अवेयरनेस कैंपेन ये वो जितना कर सकें हम वो अभी लगे हुए हैं इसको करने में नॉर्थ ईस्ट में। जी, जो नेरामिक मैंडेट के बाद ये समझ में आया कि यह एक चैलेंज, मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा, आपके लिए एक जो देखने वाली चीज़ होगी कि जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है यहाँ को वो बाहर भेजने की या उसको मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई असम से हो या जैसे आपने त्रिपुरा के बारे में बताया कहीं से भी आते हैं, इसको बाहर भेजना होता है नॉर्थ ईस्ट के बाहर या देश के बाहर, तो एक चैलेंज होता है कम्युनिकेशन का, और उसका क्वालिटी मेंटेन करके उसको उसी फ्रेशनेस के साथ लोगों तक पहुँचाना। इस चीज को आप कैसे सामने आने वाले दिनों में इस चीज को देखेंगे, इसको आप टैकल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
देखिए मानस, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे जो बिजनेस सेंटर्स हैं इंडिया के, उससे काफी डिस्टेंस पर है। एंड पेरिशेबल गुड्स जैसे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए पाइनएप्पल ही ले लीजिए, क्योंकि मैं पाइनएप्पल की बात कर रहा हूँ अभी। तो मान लीजिए पाइनएप्पल आप प्लग करके, अगर आप बिल्कुल रॉ वैरायटी भी प्लग करें जो मैच्योर है बट रॉ है, उसको भी भेजना चाहें तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे अगर बाय रोड से भेजेंगे तो। आप मान लीजिए दिल्ली पहुंचाना है तो, और वो 6 से 7 दिन में पक जाता है। तो ये चैलेंज है यहाँ का। इन एडिशन कॉस्ट का चैलेंज है, बिकॉज जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो जो आपका प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर ज्ञानी नहीं है, उसको जैसे नहीं मालूम कि क्वीन पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, वो बोलेगा कोई भी पाइनएप्पल दे दो, तो पाइनएप्पल आपको 30-40 रुपए का भी मिल जाएगा दिल्ली में, और क्वीन पाइनएप्पल वहां पहुंचते पहुंचते 90 से 100 रुपए तक हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेस लॉसेस का रिस्क है ही रस्ते में, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का रूट ज्यादा लंबा है। तो इसका अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं, निरामैक भी इसमें लगा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी लगा हुआ है कि प्रोसेसिंग सेंटर्स की सख्त जरूरत है। तो अगर प्रोसेसिंग सेंटर्स, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग सेंटर्स लगाते हैं तो इससे थोड़ा सा शेल्फ लाइफ आपका बढ़ जाएगा। प्राइमरी से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और सेकेंडरी से तो खैर आप कन्वर्ट ही कर रहे हैं उसको किसी और चीज में, तो ऑटोमेटिकली शेल्फ लाइफ बढ़ ही जाएगा। जैसे अभी इसमें हमारा क्या रोल है, हमारे 3 प्लांट थे जो कि बंद पड़े थे पिछले 10 साल से। तो मेरा पहला काम यही था, मेरा सबसे ज्यादा फोकस जिसमें था, ये 3 प्लांट्स को वापस लाने का था। तो खुशखबरी ये है कि ये तीनों प्लांट वापस आ गए हैं, नहीं तो आ जाएंगे। ऑलरेडी इसके प्रोसेस शुरू हो चुका है, लोगों ने इसको टेक ओवर किया है और काम शुरू हो चुका है उसके ऊपर। इसमें है नालकटा में पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा धलाई डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हार्ट है पाइनएप्पल बेल्ट का। दूसरा जो है हमारा कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट है अगरतला में। तो अगरतला में त्रिपुरा में इनफैक्ट एक ही और है जो कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट करता है, तो एक ही सिंगल चला हुआ था अभी तक, तो हमने सोचा इसको रिवाइव करना जरूरी है। तो अभी अनदर 20 दिन के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट हो जाएगा। और जो पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, वो विंटर क्रॉप के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अलावा मेघालय में जो बर्नीहाट है हमारा, बिल्कुल आसाम जीएस रोड पे जो है, बर्नीहाट में हमारे पास एक जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है लोगों को, और वो काम चालू है उसमें। वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्ली अगस्त तक वो भी इनॉग्रेट हो जाना चाहिए, और उसमें जिंजर, टर्मरिक और 2-4 चीजें और मल्टीपल लाइंस लगेंगी, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूस है वो आराम से वहां प्रोसेस। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। इन एडिशन जितने हमारे एफपीओज हैं उनको हम पुश कर रहे हैं कि कम से कम प्राइमरी, अगर सेकेंडरी नहीं तो कम से कम प्राइमरी तो लगे, ताकि प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट्स का से थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है आइटम का, जैसे मान लीजिए जिंजर आपने तोड़ा है, तो जिंजर को अभी फिलहाल प्रैक्टिस है कि नल के नीचे धो के बोरी में डाल देते हैं, उससे प्रिजर्वेशन होगा नहीं, वो सड़ जाएगा थोड़े दिन में। और जो खरीद भी रहा है, मान लीजिए आप मुंबई बेचना चाहें तो उसको तो प्रेजेंटेबल स्टेट में चाहिए जो कि बोरी खोल के बेचना शुरू कर दे। बट अगर आप ऐसे भेजेंगे तो वो खरीद नहीं सकता उसको, या फिर बहुत ही लो प्राइस देगा आपको। तो कम से कम दैट बेसिक क्लीनिंग वगैरह हो जाए उसकी, और थोड़ा सा पॉलिशिंग हो जाए, तो जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाता है और उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, एंड थोड़ा सा शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है उस वजह से। तो हम इसमें फोकस कर रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इज द वे अहेड, एंड ऑल्सो द सेकंड थिंग इज कोल्ड चेन। कोल्ड चेन पे भी हम थोड़ा काम शुरू किए हैं अभी। निरामैक ने कभी कोल्ड चेन पे काम किया नहीं था, तो अभी हाल ही में हमको बीटीसी जो बोडोलैंड काउंसिल है, उन्होंने हमको वर्क ऑर्डर दिया है 5 छोटे जो हैं कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने का। तो हम हाल ही में अभी अनदर मेरे ख्याल से 15-20 दिन में हम काम शुरू कर देंगे वहां पर। उनके 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 कोल्ड स्टोरेज का काम हमको मिला हुआ है, हम शुरू करने वाले हैं। हम बाकी स्टेट्स में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट आ सकती है और कहाँ कहाँ पर इतने कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है। एंड वंस वी फिगर दैट आउट, देन हम फिर फंडिंग का सोर्स देखेंगे, वो सब करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से एग्रीगेशन आसानी हो जाती है, तो हम चाह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें। राइट। अभी आज हम लोग का समय समाप्त हुआ। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक बार स्टूडियो में यहाँ पे इनवाइट करके आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तब हम लोग ऑडियंस से, लिसनर से भी बात कर पाएंगे। आप भी ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा फीडबैक आपको भी मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद मानस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद। চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত নেৰামেকৰ পৰিচালন সঞ্চালক অৱসৰপ্ৰাপ্ত কমোডৰ ৰাজীৱ অশোকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।